नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। मैं मौजूद हूँ शकरपुर में और हमारे साथ मौजूद है पंडित राजकुमार शर्मा जी, जो कि कुंडली विश्लेषक हैं। आइए जानते हैं इनसे कुछ ग्रहों नक्षत्रों की चालों को, जो एक व्यक्ति के जीवन में कैसे प्रभाव डालता है। पहले तो इनका धन्यवाद करते हैं कि हमारे साथ जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार दोस्त। और सर, कैसा रहा पहले आपका आज का दिन? आज का दिन बहुत अच्छा दिन है मेरा। आज आपसे पहली बार मेरा इंटरव्यू हो रहा है इस मामले में, ज्योतिष के मामले में। आप मेरे से सवाल पूछ सकते हो ज्योतिष से संबंधित। सर, ज्योतिष विद्या को पहले हम कैसे परिभाषित करेंगे? आप ये बता सकते हैं कि कैसे उसको एक नॉर्मल इंसान, जो आम आदमी है, वो कैसे इसको परिभाषित कर सकता है? देखो, ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब परमात्मा ने इंसान को पैदा किया तो उसके साथ साथ जो है ना, उसके उसी टाइम जो है ना, जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म होता है तो उसी वक्त से उस व्यक्ति के बारे में जो है ना, परमात्मा जन्म से लेके मरण तक की सारे सब कुछ बारे में लिख देता है। और वो सारी चीज़ें जो है ना, हमारी कुंडली का जो नवम भाव होता है, उस भाग्य के अंदर जो है ना, उस भाग्य के द्वारा उस व्यक्ति को कैसे मिलेगा, वो सारी चीज़ें उस कुंडली में परमात्मा पहले से ही लिख देता है। आपके अनुसार ज्योतिष समाज के ऊपर कैसे प्रभाव डालता है? अगर कोई ज्योतिष आचार्य हैं, वो कैसे इस चीज को बता सकते हैं हमें कि समाज कैसे परिभाषित है? देखो, सबसे पहला नियम तो ये है कि अगर जब बच्चे का जन्म होता है तो उसी वक्त उस बच्चे की कुंडली किसी भी विद्वान पंडित को, उनके माता पिता को दिखानी चाहिए। क्योंकि कई बार कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं कुंडली के अंदर में कि जो हमारे लिए, हमारे माता पिता के लिए ठीक नहीं होते। तो इसलिए हमें जो है ना, सबसे पहले कुंडली का विश्लेषण किसी विद्वान पंडित के द्वारा करा करके, और उस जन्म लेने के साथ साथ बच्चे का जो है ना, उन चीज़ों से संबंधित जो कार्य होता है उसको कराना चाहिए। कुछ लोग ज्योतिष को अंधविश्वास मानते हैं, जो साइंटिफिक तरीके से और लॉजिकल वे में चलते हैं। वो ज्योतिष को बोलते हैं कि नहीं, ये अंधविश्वास है। कि मैंने कई चीज़ें ऐसे भी सुनी कि लोग कहते हैं, अच्छा कोई ज्योतिष आचार्य है, वो बोल देंगे गाय को चारा खिलाओ या आप इस दिन ये जाओ। तो लोग जो लॉजिकल लोग हैं वो बोलते हैं गाय हमारे लिए थोड़ी कुछ करने जाएगी, हम चारा खिलाने से थोड़ी हमारा उद्धार हो जाएगा। तो आप उन लोगों को कैसे समझाएंगे कि ज्योतिष विद्या सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं है, उसका लॉजिकल भी कुछ है? देखो, ज्योतिष का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि भाई आपकी कुंडली में ये लिखा है, और वो कहता है मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। अगर सूर्य निकल रहा है और हम उस व्यक्ति से कहते हैं भी सूर्य निकला, और वो कहता है कि नहीं सूर्य नहीं निकला, मुझे तो अंधेरा ही नज़र आ रहा था, तो उसको तो समझाना ही बेकार है। क्योंकि जब उसके कुछ पूर्व जन्म के कर्म ऐसे होते हैं जो इस जन्म में उसको वो चीज़ें जो है ना, ऑलरेडी पहले से ही वो व्यक्ति अपनी किस्मत में लिखवा के लेके आया। अच्छे घर में उसका जन्म हो गया, अच्छे घर में उसको सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा मिल रही हैं। मगर इस जन्म में वो व्यक्ति जो है ना, अपने उन कर्मों को खराब कर रहा है कि वो कहता है कि मुझे, मैं इन चीज़ों को मानता। तो जब वो उसके पूर्व जन्म के कर्म समाप्त होते हैं, तब उसके जो अब के जो कर्म करता है तो उसको कर्म उसके सामने आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जो है ना, अगर हम समझाने की कोशिश करें तो कहेगा मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। मगर प्रैक्टिकल क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति की कुंडली हमारे पास आती है तो हम उसको पहले बताते हैं कि आपके साथ इस जीवन में ये घटना घटेगी। तब उस व्यक्ति को पता लगता है कि हाँ, वो पंडित जी ने हमारे को कहा था, तो वो व्यक्ति फिर हमारे पास आता है। अब ये तो बात हो गई कि लोग कैसे भरोसा करें और कैसे नहीं भरोसा करें। तो सर, आप ये बता सकते हैं कि जैसे आजकल हम बहुत सारे केसेस देखते हैं। एक समय था जब लोग कुंडलियां मिलाते थे शादी के समय अपने बच्चों की। अभी ये प्रचलन खत्म हो गया, कम होते जा रहा है। खत्म नहीं कहूँगी, कम होते जा रहा है। तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स निकल के आ रहे हैं? देखो, सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि पहले के जो लोग थे वो बड़े संस्कारी होते थे। अर्ली टू गेट अर्ली टू राइज वो लोग होते थे। सुबह उठना, उनको नहा धो करके भगवान की पूजा करना, आराधना करना। मगर अब वो समय बदल गया है। अब समय जो है ना, एक ऐसा आ गया कि बच्चे जो है ना, सुबह उठ कर आराम से उठते हैं, रात को लेट सोते हैं। तो उन्होंने उस जो परमात्मा के जो बनाए हुए समय है, उस समय की दिनचर्या को तो उन लोगों ने ख़त्म ही कर दिया। पूरी रात को जगना, सुबह 10-11 बजे तक उठना, कोई अपना नहा धो के पूजा पाठ नहीं करना, माता पिता के चरण कोई व्यक्ति आजकल छूता नहीं है, क्योंकि वो ये संस्कार सब घर से ही मिलते हैं। तो इसीलिए जो है ना, जो वो कर्म कर रहे हैं उस कर्मों के हिसाब से उनका जो जब जन्म होता है, तो जब जन्म होता है तो उसी हिसाब से उनके जो नक्षत्र आते हैं, उसी हिसाब से उनके लगन वगैरह बनते हैं। तो वो व्यक्ति जो है ना, संस्कारों को तो भूल गए हैं। मगर अब जब से ये यूट्यूब के ज़माने हैं और ये प्रोग्राम जो है ना, ये
फ़ोन वगैरह आ गए, तो उससे जो है ना बहुत ज़्यादा लोग जो है ना बिगड़ चुके हैं। इसलिए उसका तो कोई समाधान नहीं है, क्योंकि जब तक हम बच्चा जो सीखता है ना वो अपने घर से सीखता है, अपने माँ बापों से सीखता है। अगर हमारे माँ बाप बचपन से हमारे बच्चे को पूजा पाठ में मंदिर जाने के लिए अगर कहते हैं, तो उस बच्चे के जो अगर कर्म भी खराब तो वो भी ठीक हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक होता, मगर क्या होता है कि आजकल जो है ना खुद माँ बाप भी जल चढ़ाना नहीं समझते कि हम सुबह उठ के नहा धो के सूर्य देव को जल दें, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा है। जब तक हमारी आत्मा नहीं जगी तो हमारे दिन की चर्या कैसे ठीक हो सकती है। हमारी हमारी ज़िंदगी के अंदर जो हमारा जो कुंडली का जो पहला घर माना जाता है, उस घर के कारक सूर्य देव माने गए हैं। सूर्य जो है हमारी कुंडली के अंदर में लगन के कारक हैं, जो हमारी आत्मा के कारक भी माने गए हैं। चंद्रमा हमारा मन का कारक ग्रह माना गया है। जब हम सुबह उठ के नहा धो करके एक लोटा जल हम सूर्य को देते तो हमारी दिनचर्या की जो शुरुआत बहुत अच्छे से होती है। एक लोटा जल सूर्य को देने से और सुबह माता पिता के चरण से उस व्यक्ति को किसी चीज़ की फिर जरूरत नहीं पड़ती, वो व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। मगर आजकल के बच्चे जो है ना माता पिता के चरण छूना भी में भी अपनी शर्म समझते हैं। तो यही वजह है कि जो आजकल के बच्चे भटके हुए हैं। तो ये शादियों के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है? जैसे आपने बोला कि कुंडलियाँ मिलाना पे हम बात कर रहे थे कि कुंडली मिलाना पहले बहुत किया जाता था, अब कुंडली मिलाने का प्रचलन कम हो गया है। तो ये शादियों के ऊपर कैसे? क्योंकि बहुत सारे तलाक सुनने को आए दिन हम सुन रहे हैं, पिछले 2-3 सालों से तलाक पे तलाक हर जगह हुए जा रहा है। आखिर इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जो आजकल की जनरेशन जो जन्म ले रही है, सबसे बड़ी कंडीशन है कि कुंडली के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि ज़्यादातर लोगों की कुंडली में लव मैरिज के योग होते हैं, और बच्चे जो है ना अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं। जब कुंडली किसी भी बच्चे की कुंडली जो होती है तो कुछ समय के लिए तो उनका इतना आपस में इतना लगाव होता है कि नहीं मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, मुझे इस लड़के से शादी करनी। मगर और फिर उसको अपना फ़ोन के ऊपर डाला, गुण मिला लिए कि 32 गुण मिल गए, 36 गुण मिल गए। उसके बाद वो इन चीज़ों को नहीं मानते, कहते नहीं सब बकवास है, इतने गुण मिल गए बहुत अच्छा है। मगर गुण मिलने का कोई ज़रूरी नहीं है कि गुण 32 गुण मिलने से ही शादी होगी। गुण तो 18 गुण मिलते हैं तो भी शादी बहुत अच्छी चल जाती है। मगर कुंडली मैच करना आजकल ऑटोमेटिक ही पढ़े लिखे बच्चे अपने आप कुंडली में देखते हैं कि हमें इतने अच्छे गुण हैं, सब कुछ ठीक है, कुंडली दिखाने जो। मगर कुंडली के अंदर वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा, हमारे लाइफ पार्टनर की आयु कितनी रहेगी। तो इसलिए एक महत्व बनता है कि अगर आजकल के पढ़े लिखे जनने से तो उस हिसाब से परमात्मा ने ऐसे ज्योतिषाचार्य भी पैदा करे हैं धरती पर, जिनको इन चीज़ों का ज्ञान है। अगर उनसे वो संपर्क करते हैं तो वो आने वाले समय को बचा सकते हैं। मगर क्या है कि उनको इन चीज़ों को कहते हैं, हम इन चीज़ों को नहीं मानते। शादी हो गई 3 महीने 6 महीने के बाद तलाक चलने स्टार्ट होते हैं, फिर वो व्यक्ति बाद में भाग करके हमारे पास आते हैं। तो फिर तब तक तो निकल चुका था समय। तो फिर भी जो है ना हर ग्रह का अपना एक रोल होता है। लगन के अंदर अगर हमारे ग्रह बैठे हुए हैं, सप्तम के अंदर हमारे ग्रह बैठे हुए हैं, तो अपना कार्य करते ही करते हैं। सबसे बड़ा खेल होता है कुंडली के अंदर में राहु का, शनि का, केतु का, एक ऐसा प्लैनेट है जो जहाँ जहाँ इनकी दृष्टियाँ पड़ती हैं वहाँ थोड़ा सा ये ख़राब करती हैं चीज़ें। मगर इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, और ठीक करने के बाद अगर शादी से पहले आप अपनी कुंडली दिखाते हो तो कुंडली दिखाने से हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। क्या सिर्फ वैवाहिक जीवन ही इफ़ेक्ट होता है, या फिर आने वाले जैसे परिवार जब बढ़ाना चाहते हैं लोग, और वो भी आजकल बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है कि लोगों को नेचुरल तरीके से बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कुछ लोग को तो हो ही नहीं पा रहा है, तो क्या ये भी इफ़ेक्ट होता है कहीं ना कहीं? देखो सौम्या जी, सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि हमारी कुंडली में एक ग्रह ऐसे हैं देवगुरु बृहस्पति, जो संतान के कारक ग्रह हैं, धन के कारक ग्रह हैं, प्रगति के कारक ग्रह हैं, जो तरक्की देते हैं। और देवगुरु बृहस्पति का एक ऐसा नियम है कि वो हर साल 13 महीने के अंदर अपना चक्कर लगा करके दूसरे घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। कुंडली के अंदर में संतान कैसी होगी कैसी नहीं होगी, ये सारा कुछ देवगुरु बृहस्पति निर्भर करता है। अगर कुंडली में पंचम स्थान में राहु विराजमान होकर बैठे हुए हैं, या वहाँ पे गुरु नीच के विराजमान होकर बैठे हुए हैं, या वहाँ पे मकर राशि विराजमान होकर बैठे, जब तक हम उन चीज़ों का समाधान नहीं कराते, क्योंकि कुंडली का हर घर एक बाधक ग्रह भी माना गया है। जैसे हमारी कुंडली के अंदर में मेष लगन होता है, स्थिर लगन होता है और चर लगन होता है। इन 3 लगनों का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। मेष लगन अगर है तो आपका एकादश स्थान बाधक माना जाएगा। एकादश स्थान हमारा लाभ का होता है। मेष, कर्क, तुला, मकर वाले व्यक्ति रात दिन दौड़ धूप करते हैं, मगर वो पैसे के लिए फिर भी परेशान रहते हैं। स्थिर लगन वाले व्यक्ति को क्या होता है कि उनका जो है ना धर्म का स्थान बाधक हो जाता है, पिता का घर बाधक माना जाता है। अब जिसका 3, 6, 9, 12 लगन द्विज स्वभाव लगन माना गया, 2, 5, 8, 11 ये तो स्थिर लगन आ गए, और जिसका 3, 6, 9, 12 लगन आ गया तो वो द्विज स्वभाव लगन, तो उसका 7वां स्थान बाधक हो जाता है। यानी कि उस व्यक्ति की मैरिड लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन होगी, क्योंकि द्विज स्वभाव लगन है। फिर जब ये 3, 6, 9, 12 लगन किसी व्यक्ति को मिले हैं तो हमें
तो उस कुंडली को विश्लेषण कराना चाहिए ना, बाधा ग्रह की शांति कराना चाहिए ना। जब तक हम बाधा ग्रह की शांति नहीं कराएंगे तब तक वो घर कैसे आबाद हो सकता है। मगर लोग इन चीज़ों को बहुत कम मानते हैं। मगर अब आज के टाइम में बहुत सारे ज्योतिषाचार्य बन गए हैं, बहुत लोग कुंडली का विश्लेषण करा के शादी करते हैं। मगर जो लोग जिनकी कुंडली में ग्रह ही इस चाल के बैठे होते हैं, शनि चंद्रमा की आपस में युति बनी हुई है, तो लव मैरिज के योग बने हुए हैं, इंटरकास्ट मैरिज के योग बने हुए हैं, तो इन सब चीज़ों का समाधान है। अगर मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि मेरे आगे आगे सामने एक खड्डा खुदा हुआ है और मैं आंखें बंद करके चलूँगा तो उसका कोई समाधान नहीं। ज्योतिष एक ऐसा समाधान है जो व्यक्ति को अंधकार से उजाले के अंदर लेके आता है। कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ज्योतिषाचार्य ये बता सकता है कि आपकी कुंडली में आपका लाइफ पार्टनर का कैसा जीवन रहेगा, आपके साथ आपकी संतान कैसी रहेगी। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को ज्योतिष से ही मिलती है। और ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है कि अगर इसके ऊपर किसी व्यक्ति पर देव कृपा हो जाए तो वो व्यक्ति ही एक अच्छा ज्योतिषाचार्य बन सकता है। तो ये तो हो गई वैवाहिक जीवन की बात। क्या करियर और स्वास्थ्य इन दोनों चीज़ों को भी प्रभावित करता है ग्रह और चाल? देखो ऐसा होता है बेटा, जब कुंडली के अंदर में छठे आठवें 12वें घर की महादशाएँ आती हैं, लगन से छठे आठवें 12वें संबंध में बनाते हैं, तो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर तो फर्क पड़ते ही पड़ते हैं। क्योंकि अगर रो के घर की महादशा चली है और रो के घर के महादशा चले तो अपना कोई ना कोई इफेक्ट तो बॉडी पर हमारे शरीर पर डालेगा ना। अगर हम अपने नियम से छठे घर की अगर साधना कराते हैं, छठे घर के पाठ कराते हैं, छठे घर से कोई दान कराते हैं, अष्टम स्थान से कोई दान कराते हैं, अष्टम का स्थान के कारक शनिदेव माने गए हैं, अगर हम शनिदेव की आराधना कराते हैं, अलग अलग कुंडलियों के अंदर में अलग अलग ग्रह होते हैं और हर कुंडली के अंदर कुछ ग्रह मारक होते हैं, कुछ ग्रह योग कारक माने गए हैं। तो इसलिए जो है ना, जब जिस ग्रह की दशा चलती है, जब बच्चे का स्वास्थ्य खराब होता है, व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो वो लोग हमारे पास आते हैं। वो कहते हैं पंडित हमारे फादर की तबीयत खराब है, तो क्या करना चाहिए। तो हम उनको एक ही सजेशन से कि आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराओ। रुद्राभिषेक किस चीज़ से कराना चाहिए? कुशोदक से और इत्र के द्वारा अगर हम उस व्यक्ति के नाम से रुद्राभिषेक कराते हैं तो उस व्यक्ति का धीरे धीरे व्यक्ति ठीक होने स्टार्ट हो जाता है। और हमने अपनी ज़िंदगी में चीज़ें करी हैं, हमने प्रैक्टिस करे हैं और हम ये कार्य सारे कराते हैं। तो आने वाले टाइम में उस व्यक्ति को फिर कोई परेशानी नहीं आती। जो दशा आई अष्टम की दशा, उसका पाठ करा देते हैं और दान पुण्य कराने से व्यक्ति ठीक होना स्टार्ट हो। ये तो चीज़ें एक ऐसी हैं कि ये एक प्रैक्टिकल है। अगर हम लोगों को भूख लगी तो अगर हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट ये नहीं कहता कि हमारी तृप्ति होगी, वो ये कहता कि भाई आत्मा को शांति है, हमारा पेट भरा हुआ है। तो यही एक ज्योतिष का संबंध है कि कुंडली एक ये कहती है कि जब हमारा जन्म हुआ है, चंद्र हमारी एक राशि होती है चंद्र लगन, और चंद्र लगन राशि से हमारे बारे में सब कुछ पता लग जाता है कि किस वक्त किस जन्म में किस दशा में हम लोगों का जन्म हो। आप नई पीढ़ी को ज्योतिष के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? और साथ ही साथ जैसे आजकल एस्ट्रोलॉजी के भी कई तरह के टाइप्स आ गए। टैरोट लोग यूज़ करते हैं, टैरोट कार्ड भी आजकल लोग देखते हैं। नंबर जो न्यूमेरिकल वाला नंबर होता है, न्यूमरोलॉजी बोलते हैं शायद उसको, हाँ, वो भी लोग देखना पसंद करते हैं। और जॉडियक साइन राशियों के थ्रू अपने बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इन सब में पहले तो क्या अंतर है और क्या सिमिलैरिटीज़ है, मतलब क्या एक जैसी बात है, ये बताइए। और हमारी नई पीढ़ी को आप आखिर में क्या संदेश देंगे, आप ये बताइए। देखो ये ज्योतिष न्यूमरोलॉजी, जब हमारा जन्म होता है तो हमारी एक डेट ऑफ बर्थ होती है। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म 15 सितंबर 1996 को है तो एक अंक बन गया, 5 और 1 6 अंक आ गया। तो एक और न्यूमरोलॉजी का अंक है 6, 6 किसका है? शुक्राचार्य का अंक है। तो ये न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी सारी चीज़ें एक ही से निकली हुई सब चीज़ें। अगर देखा जाए तो 6 अंक शुक्राचार्य का अंक है। तो अब उस व्यक्ति पर उस अंक का प्रभाव रहेगा ही रहेगा। अगर किसी व्यक्ति का 17 डेट ऑफ बर्थ 17 का अंक है तो उस पर 8 अंक शनि का हो गया, उस व्यक्ति पर वो 8 अंक अपना कार्य करेगा, आलस्य का प्रभाव उस व्यक्ति पर रहेगा। तो ये चीज़ें सब आपस में मिली हुई हैं, सब इनके अलग अलग जो है ना डिफरेंट पार्ट बन गए हैं। किसी को टैरो का ज्ञान है, किसी को ज्योतिष का ज्ञान है, किसी को न्यूमरोलॉजी का ज्ञान है, किसी को वास्तु, ये सब चीज़ें ज्योतिष के अंदर से निकली हुई हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो भी कोई आने वाली जनरेशन आई है, जो पैदा होती है, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि सबसे बड़े हमारे माता पिता हैं, उनको सबसे पहले बच्चे की अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए कि हमारा बच्चा कहीं मूलों के अंदर पैदा तो नहीं है। क्योंकि कुंडली के अंदर हमारे 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्रों के अंदर में जो है ना 9 नक्षत्र हमारे कैसे माने गए, 6 नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, अश्विनी, मघा, मूल, ये 6 नक्षत्र हमारे जो गंड मूलों के अंदर आते हैं। अगर हमारा बच्चा किसी भी नक्षत्र में पैदा होता है तो उसकी विधि विधान से किसी पंडित से मिलकर शांति करानी चाहिए। कुंडली के अंदर में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ऐसी चीज़ें, कई बार बच्चा कुंडली में मंगल दोष में आ जाता है, कई बार कुंडली के अंदर में काल सर्प दोष के अंदर में आ जाता है। तो ये तो एक ज्योतिष तो एक इतना बड़ा मतलब जो है
सागर है कि इसके अंदर जो है ना, कुंडली के अंदर जब कुंडली सामने आती है तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। तो इसलिए मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि आजकल की जनरेशन के लिए जो भी माता पिता, जो भी आजकल जनरेशन पैदा हो रही है, वो अपने माता पिता को, वो अपने बच्चों को एक ही सलाह दें कि बेटा सबसे पहले सुबह आप उठो, सुबह नहा धो करके उसको जल चढ़ाओ, भगवान को, सूर्य देव को जल चढ़ाओ, उसके बाद एक लोटा भगवान शिव के मंदिर में लेके जाओ। देखो, काल का अधिपति महाकाल है, उसी ने ये समय बनाया, उसी ने काल बनाया, और उस ये जितने भी देवी देवता 33 करोड़ सब देवी देवता, इन सब के देवाधिदेव महादेव मेरे महाकाल बाबा हैं, और उन्हीं महाकाल बाबा का दिया हुआ मेरे अंदर ज्ञान बोलता है। मैंने कभी ज्योतिष लाइफ में सीखा नहीं है, मगर मुझे उस महाकाल ने 2005 में जो ज्ञान दिया है, तो मेरे सर्कल में ऐसे लोग हैं जो बाबा महाकाल की कृपा से मेरे सर्कल में आए हैं, और जो भी मेरे साथ आज की डेट में जुड़ा है वो उस बाबा की कृपा से जुड़ा है। जो ये कार्य मेरी वाणी से जो चीज़ें निकलती हैं वो महाकाल बाबा ही मेरे से करवाते हैं। और मेरे को जो कुंडली के अंदर जब नज़र आती हैं तो मेरी एक ही कंडीशन होती है कि मैं किसी व्यक्ति को अगर कोई चीज़ समझाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई आप इस कार्य को करो, मेरी किसी बात को आप सीरियस में लेना, हल्के में मत लेना। तो ये मैं यही कहूँगा कि हर व्यक्ति जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है सबसे पहले इसका कुंडली का विषय पंडित को दिखा के और उस कार्य को करे। ठीक है, नमस्कार। ठीक है, धन्यवाद सर, आके हमें इतने सारी चीज़ों के बारे में बताने के लिए। हमारे व्यूवर्स को पसंद आया होगा ज़रूर कि ज्योतिषी, कुंडली और इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि समय के साथ साथ ये चीज़ें थोड़ी कम होती जा रही हैं और लोग नहीं पता चल पाता उनको कि सही एग्जैक्ट ज्ञान, कहते हैं ना, सही ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। जब से सोशल मीडिया भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो सही ज्ञान देने के लिए और सही रास्ता दिखाने के लिए हमारे व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी जानकारियों के लिए सनसनी रिपोर्टर के साथ बने रहें।